Goal, nation's leading institute. Hello dear students, I am Shailesh Jha, chemistry faculty in Goal Institute, Patna. Now we have question paper of AITS Min Test 3rd held on 11/8/2024. Okay students, हमारे पास क्वेश्चन अभी ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का कुछ क्वेश्चंस है। इसको देखते हैं कैसा क्वेश्चन था, कैसे सॉल्व करेंगे। चलिए तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 54। क्वेश्चन नंबर 54 से स्टार्ट है स्टूडेंट्स। कहता है IUPAC नेम ऑफ दिस कंपाउंड इज। एक कंपाउंड लिख के दिया और उसका IUPAC नेम आपसे पूछा है। ठीक है, देखते हैं क्या क्या है इसमें। फंक्शनल ग्रुप कौन कौन सा है स्टूडेंट? एक तो आपको COOH कार्बोक्सिलिक एसिड दिख रहा है और दूसरा फंक्शनल ग्रुप यहां पे कीटोन दिख रहा है। तो एक से ज्यादा फंक्शनल ग्रुप अगर हो डिफरेंट टाइप का, तो सबसे पहले क्या करेंगे? प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप सेलेक्ट करेंगे। तो स्टूडेंट प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप COOH, प्रायोरिटी ऑर्डर में सबसे पहले वही होता है। तो बाकी जो ये कीटोन ग्रुप हुआ ये आ गया सब्स्टिट्यूएंट, और ऑब्वियसली स्टूडेंट्स मिथाइल जो है वो तो सब्स्टिट्यूएंट है ही। ठीक है, नंबरिंग कहां से करोगे? तो नंबरिंग करने के लिए COOH जो है दैट इज चेन टर्मिनेटिंग फंक्शनल ग्रुप। तो अगर चेन टर्मिनेटिंग फंक्शनल ग्रुप है तो नंबरिंग ऑलवेज उसी के कार्बन से स्टार्ट करते हैं। सो वी हैव this carbon as 1, this is 2, this is 3, this is 4 and this is 5 कार्बन का चेन हो गया। सब्स्टिट्यूएंट क्या क्या है स्टूडेंट? 2 पे है मिथाइल और 3 पे है कीटो या ऑक्सो कह सकते हो। ठीक है, इस बात का ध्यान रखोगे। कीटो लिखोगे और मिथाइल तो कीटो पहले लिखना पड़ेगा, के पहले आया, एम बाद में आया। और ऑक्सो लिखोगे तो पहले मिथाइल फिर ऑक्सो लिखना पड़ेगा। ओके, वी हैव ऑप्शंस। चलो देखते हैं क्या कौन सा ऑप्शन इसमें करेक्ट होगा। 2 मिथाइल 3 ऑक्सो कहां पे दिया हुआ है? तो इन दोनों में तो दिख नहीं रहा है। यहां देखो 2 मिथाइल 3 पे ऑक्सो, 5 कार्बन का है तो हो गया रूट वर्ड पेंट, प्राइमरी सफिक्स एन और सेकेंडरी सफिक्स ओइक एसिड। इसका मतलब इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा दैट इज ऑप्शन नंबर 2। क्लियर है स्टूडेंट? ओके, तो अब बढ़ते हैं हम लोग आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे, और चलिए देखते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन अब कौन सा है। ओके, नाउ वी हैव क्वेश्चन नंबर 55। ठीक है स्टूडेंट्स, तो चलो 55 क्वेश्चन नंबर देखते हैं क्या है। एक एसर्शन और रीजन दिया हुआ है। अब उसमें हमें बताना है कौन सा ट्रू है कौन सा फॉल्स है। एक बार पढ़ते हैं पहले क्या दिया हुआ है। एसर्शन में दिया है कंपाउंड्स हैविंग ओनली वन कायरल सेंटर कैन हैव बोथ इनेंसियोमर एंड डाइस्टेरियोमर। कहता है कि वैसा कंपाउंड जिसमें सिर्फ एक कायरल सेंटर है उसका इनेंसियोमर भी हो सकता है और उसका डाइस्टेरियोमर भी हो सकता है। स्टूडेंट्स ये गलत स्टेटमेंट है। कैसे? अगर एक कायरल सेंटर का कंपाउंड है, एक एग्जांपल हम लोग लेते हैं। वी हैव CH3HOH एंड C2H5, ये एक कंपाउंड लिया। स्टूडेंट इसका जो भी कॉन्फ़िगरेशन है, क्या कॉन्फ़िगरेशन है देखो, ये 1 ये 2 क्लॉकवाइज हॉरिजॉन्टल पे तो S। अगर तुम इसके किसी भी दो ग्रुप को इंटरचेंज कर दो, जैसे मैं OH को इस साइड लिखूं, H को इधर, और ये CH3 और ये C2H5 लिखता हूं। इन दोनों कंपाउंड को देखो, इन दोनों कंपाउंड में मैंने क्या किया, HOH था इसको OHH कर दिया। तो स्टूडेंट्स दो ग्रुप को अगर किसी कायरल सेंटर पे इंटरचेंज करते हैं तो उसका RS कॉन्फ़िगरेशन चेंज हो जाता है। ठीक है, तो इसका S है तो इसका R है। स्टूडेंट्स तुम किसी भी ग्रुप को कैसे भी इंटरचेंज करो दो ग्रुप को, तो RS कॉन्फ़िगरेशन चेंज होगा। स्टूडेंट्स इसका S है इसका R है, तो दोनों एक दूसरे का क्या हुआ, इनेंसियोमर। बहुत अगर होगा तुम 2 बार इंटरचेंज करोगे तो S का S ही आ जाएगा, तो उस केस में क्या होगा स्टूडेंट्स, आइडेंटिकल। तो 2 ही ऑप्शन हो सकता है। अगर 1 कायरल सेंटर है तो 2 ही ऑप्शन हो सकता है कि या तो इनेंसियोमर बने या नहीं S और S आ गया, या R और R आ गया तो आइडेंटिकल हो जाए। डाइस्टेरियोमर तो हो ही नहीं सकता है। डाइस्टेरियोमर के लिए 2 कायरल सेंटर चाहिए या ज्यादा चाहिए, तभी डाइस्टेरियोमर होगा। ठीक है स्टूडेंट्स, डाइस्टेरियोमर होता क्या है, वैसा कंपाउंड जो शॉर्ट में समझो, जो इनेंसियोमर ना हो, वो हुआ डाइस्टेरियोमर। तो भाई यहां तो
एस का आर है तो इनेंशियोमर होगा, और अगर तुम इधर भी एस वाला ही लिखते तो आइडेंटिकल होता, डायस्टेरियोमर तो हो ही नहीं सकता। तो क्वेश्चन में कह रहा है कि कंपाउंड्स हैविंग वन कायरल सेंटर कैन हैव बोथ इनेंशियोमर एंड डायस्टेरियोमर, तो ये हो गया फॉल्स। ठीक है, आगे पढ़ो। डायस्टेरियोमर मे और मे नॉट हैव कायरलिटी, कहता है कि डायस्टेरियोमर कायरल हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। बिल्कुल स्टूडेंट, ये स्टेटमेंट जो है ये बिल्कुल ट्रू है। कैसे? स्टूडेंट्स, तुम्हें पता है कि ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स भी आपस में एक दूसरे के डायस्टेरियोमर होते हैं। जैसे देखो CH3H CH3H, ये सिस हो गया, और इसी का मैं ट्रांस बना दूं तो CH3H और HCH3, सिस और ट्रांस है। अब ये ज्योमेट्रिकल तो है ही, बट तुम्हें पता होना चाहिए कि ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स आर आल्सो डायस्टेरियोमर ऑफ ईच अदर, तो ये दोनों डायस्टेरियोमर है। अब दोनों में प्लेन ऑफ सिमेट्री है तो ऑप्टिकली इनएक्टिव, ये दोनों ही ऑप्टिकली इनएक्टिव है, तो ये दोनों डायस्टेरियोमर है और ऑप्टिकली इनएक्टिव है। समझ में आ रहा है बात? और डायस्टेरियोमर ऑप्टिकली एक्टिव भी हो सकता है अगर नॉर्मल ऑप्टिकल वाला बनाए दो कायरल सेंटर का। ठीक है, तो जैसे कुछ बनाओ ना, यहां CH3 HOH HOH C2H5 ले लो और इसका एक डायस्टेरियोमर बना दो, दोनों ऑप्टिकली एक्टिव होगा। तो डायस्टेरियोमर ऑप्टिकली एक्टिव हो भी सकता है और ऑप्टिकली एक्टिव नहीं भी हो सकता है। तो कहता है कि डायस्टेरियोमर मे और मे नॉट हैव कायरलिटी, कायरलिटी माना ऑप्टिकल एक्टिविटी, तो ये ट्रू। तो एसर्शन इज फॉल्स और रीजन इज ट्रू। चलो देखते हैं कौन से ऑप्शन में है। एसर्शन इज इनकरेक्ट बट रीजन इज करेक्ट, करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका फोर्थ ऑप्शन। ओके स्टूडेंट्स, चलिए तो आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन इसके बाद कौन सा दिया हुआ है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन अब हम लोगों के पास है क्वेश्चन नंबर 56। ठीक है, आसान सा क्वेश्चन है। क्या कहता है उसको समझो। कहता है इन कैरियस मेथड फॉर द क्वांटिटेटिव एस्टिमेशन ऑफ फॉस्फोरस बाय यूजिंग मैग्नीशिया मिक्सचर, फॉस्फोरस इज एस्टिमेटेड बाय। स्टूडेंट्स, एक कैरियस ट्यूब है, समझो बात को, एक कैरियस ट्यूब है, उसमें ऑर्गेनिक कंपाउंड लिए जिसमें कि फॉस्फोरस है। एक कैरियस ट्यूब है, एक ग्लास का ट्यूब है जिसको कैरियस ट्यूब कह रहे हैं। अब उसमें उस कंपाउंड में फॉस्फोरस है, ऑर्गेनिक कंपाउंड में। ठीक है, उस कंपाउंड को, जैसे ये मान लो सपोज एक ट्यूब है, मान लो, ठीक है, और इसमें तुम्हारा ऑर्गेनिक कंपाउंड है, और इस ऑर्गेनिक कंपाउंड में क्या है स्टूडेंट? फॉस्फोरस। इसमें फ्यूमिंग HNO3 मिलाए हम लोग। ठीक है, फ्यूमिंग HNO3 मिलाने से ये जो फॉस्फोरस उस कंपाउंड के अंदर था वो कन्वर्ट हो गया H3PO4 में। ठीक है, H3PO4 में कन्वर्ट हो गया। अब इस H3PO4 को मैग्नीशिया मिक्सचर के साथ ट्रीट किया, मैग्नीशिया मिक्सचर। तो मैग्नीशिया मिक्सचर के साथ इसका रिएक्शन होने से ये कन्वर्ट होता है स्टूडेंट MgNH4PO4 में। और जब इसको ड्राई करके हीट किया जाए, जब इसको ड्राई करके हीट किया जाता है तो ये कन्वर्ट होता है Mg2P2O7 में, ये इसमें कन्वर्ट होता है। अब ध्यान से सुनना, ये जो Mg2P2O7 कन्वर्ट हुआ, इसमें कन्वर्ट हुआ, अब इसका वेट कर लिया जाएगा। अब इसका वेट कर लिए, अब तुमको क्लियरली दिख रहा है कि 1 मोल में 2 मोल फॉस्फोरस है। वेट कर लिए तो इसका मोल आ गया। अब इसका मोल आ गया तो 1 मोल में 2 मोल फॉस्फोरस है, तो फॉस्फोरस का मोल आ गया, फॉस्फोरस का वेट आ गया, और इस तरह से हम फॉस्फोरस का परसेंटेज एस्टिमेट कर सकते हैं। समझ में आ गया स्टूडेंट्स? तो कहता है कि किस में एस्टिमेट जो करते हैं तो उसके लिए वो किस में कन्वर्ट होता है, किससे एस्टिमेट करते हैं? तो भाई ये Mg2P2O7 से एस्टिमेट करते हैं। इसी का ना वेट करके, इसी का वेट करेंगे और फिर चेक करेंगे कि इसमें फॉस्फोरस कितना परसेंट बना। तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2। ओके स्टूडेंट्स, चलिए आगे बढ़ेंगे अब अगले क्वेश्चन पे। चलिए देखते हैं कौन सा क्वेश्चन है अगला क्वेश्चन। ये 56 था। ओके, सो नाउ वी हैव क्वेश्चन नंबर 57।
चलिए क्वेश्चन नंबर 57 में करेक्ट ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन। तो ये कुछ कार्बोकेटाइंस दिया हुआ है और इन कार्बोकेटाइंस का स्टेबिलिटी आपसे पूछा है। चलिए देखते हैं क्या है। CH2+, यहां पे पैरा पोजीशन पे CMe3 लगा हुआ है, यहां हाइपर कंजुगेबल हाइड्रोजन है नहीं, इस कार्बन पे तो H है नहीं। इस कार्बन पे अगर H नहीं है तो ये जो CMe3 ग्रुप है ये +I से डोनेट करेगा स्टूडेंट्स। यहां भी इसके मेटा पोजीशन पे, तो मेटा पोजीशन पे तो H रहता भी तो भी ये इसके लिए +I से ही स्टेबिलिटी देता, तो अभी भी ये ग्रुप +I से स्टेबिलिटी इसको दे रहा है। ठीक है स्टूडेंट्स, यहां पे COH ये -M इफेक्ट शो करता है, तो -M इफेक्ट से तो इलेक्ट्रॉन को पुल किया मतलब डीस्टेबलाइज किया, और यहां पे O पे देखो लोन पेयर है, लोन पेयर सिग्मा पाई, तो ये रेजोनेंस से मतलब कि +M से डोनेट करेगा। तो ऑब्वियस सा बात है कार्बोकेटायन को डोनर ग्रुप स्टेबलाइज करेगा और एक्सेप्टर ग्रुप डीस्टेबलाइज करेगा। डोनर कौन सा है, ये +I से, ये +I से, ये +M से डोनेट किया, तो बेटर डोनर कौन सा होता है स्टूडेंट्स, +M वाला। मतलब सबसे ज्यादा डोनेट किया D, तो सबसे ज्यादा स्टेबिलिटी D की होगी। अब ये दोनों +I से डोनेट करता है, और तुम्हें पता है कि इंडक्टिव इफेक्ट डिस्टेंस डिपेंडेंट होता है, जितना नजदीक होगा इंडक्टिव इफेक्ट का मैग्नीट्यूड उतना ज्यादा होगा। तो यहां देखो इस प्लस से दूर पे है ये CMe3 और इस प्लस से ये नजदीक पे है CMe3, तो ये +I से ज्यादा डोनेट किया, यहां +I इसका ज्यादा लगा, और इस कारण से D के बाद जो होगा वो कौन सा होगा स्टूडेंट्स, B होगा। इसके बाद देखो तो फिर A हो जाएगा, और C में तो -M ग्रुप लगा है, रेजोनेंस से पुल कर रहा है, तो उसकी स्टेबिलिटी सबसे कम होगी, मतलब सबसे लास्ट में आ गया तुम्हारा C। तो DBAC, चलिए देखते हैं कौन से ऑप्शन में DBAC करेक्ट आंसर हो गया, 4th ऑप्शन। ठीक है स्टूडेंट्स, चलिए आगे बढ़ेंगे, अब इसको मिटा देते हैं और देखते हैं अब अगला क्वेश्चन कौन सा है। ओके, दिस वाज 57। ओके, now we have क्वेश्चन नंबर 62। चलिए देखते हैं 62 में क्या कहता है। सेलेक्ट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। स्टूडेंट्स अब हम लोगों से इनकरेक्ट स्टेटमेंट पूछा है, ठीक है, देखते हैं क्या क्या है। इन नाइट्रोमीथेन 2 NO बॉन्ड्स आर ऑफ सेम लेंथ। मैं नाइट्रोमीथेन बनाता हूं, जरा देखना, एक मिनट। ओके, तो मैं नाइट्रोमीथेन यहां पे बनाता हूं, जरा देखना। CH3 सिंगल बॉन्ड N, डबल बॉन्ड O, और कोऑर्डिनेट बॉन्ड O होता है। तो कोऑर्डिनेट को अगर मैं कोवेलेंट बना दिया तो डोनर पे देना पड़ेगा प्लस और एक्सेप्टर पे देना पड़ेगा माइनस। ठीक है स्टूडेंट्स, अब इसमें देखो रेजोनेंस होगा, निगेटिव सिग्मा पाई बोल लो चाहे लोन पेयर सिग्मा पाई बोलो, तो ये डोनर इस बॉन्ड पे ओपन होगा और ये एटम पे इधर की तरफ ओपन होगा। तो इसका अगर कैनोनिकल स्ट्रक्चर ड्रॉ करोगे तो CH3 ये N पे प्लस तो रहेगा ही, ठीक है, ये यहां आ जाएगा डबल बॉन्ड O और यहां आ जाएगा O पे माइनस, होगा कि नहीं होगा। अब इन दोनों कैनोनिकल स्ट्रक्चर को देखो, CH3 N पे प्लस, CH3 N पे प्लस, डबल बॉन्ड O माइनस, यहां डबल बॉन्ड O माइनस, तो ऑब्वियसली ये दोनों कैनोनिकल स्ट्रक्चर इक्विवेलेंट कैनोनिकल स्ट्रक्चर है। और अगर कैनोनिकल स्ट्रक्चर इक्विवेलेंट है तो स्टूडेंट्स डबल बॉन्ड का कैरेक्टर यहां जितना होगा उतना ही डबल बॉन्ड का कैरेक्टर यहां भी होगा, और डबल बॉन्ड का कैरेक्टर अगर दोनों जगह इक्वल आ रहा है तो दोनों NO बॉन्ड लेंथ इक्वल होगा कि नहीं होगा, बोलो होगा। तो फर्स्ट में तो यही लिखा है कि 2 NO बॉन्ड्स आर ऑफ सेम लेंथ, तो ये तो सही ऑप्शन हुआ, हमको इनकरेक्ट खोजना है। ठीक है, चलो देखते हैं आगे। द कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर इन इंडिविजुअली रिप्रेजेंट्स एनी रियल मॉलिक्यूल, यही गलत है स्टूडेंट्स। कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर का मतलब यहां रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होगा, तो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर एक्चुअल स्ट्रक्चर नहीं होता है, वो तो इमेजिनरी होता है। एक्चुअल स्ट्रक्चर जो होता है उसका रेजोनेंस हाइब्रिड होता है। तो इंडिविजुअल कैनोनिकल स्ट्रक्चर जो होगा वो मॉलिक्यूल का रियल स्ट्रक्चर नहीं होगा, वो इमेजिनरी होगा। एक्चुअल स्ट्रक्चर कौन सा होता है, हाइब्रिड। मतलब करेक्ट आंसर हम लोगों को मिल चुका है
क्योंकि पूछा ही था कि इसमें से इनकरेक्ट कौन है। फिर भी थर्ड और फोर्थ को देखो, द एनर्जी ऑफ एक्चुअल स्ट्रक्चर ऑफ मॉलिक्यूल इज लोअर देन दैट ऑफ एनी ऑफ द कैनोनिकल स्ट्रक्चर। बिल्कुल स्टूडेंट्स, जो रेजोनेंस हाइब्रिड होता है वो सबसे ज्यादा स्टेबल होता है जितने भी उसके कैनोनिकल स्ट्रक्चर हैं। तो स्टेबिलिटी ज्यादा मतलब एनर्जी कम। तो कहने का मतलब यह हुआ कि जो हाइब्रिड है, मतलब जो एक्चुअल स्ट्रक्चर है उस मॉलिक्यूल का, उसकी स्टेबिलिटी ऑलवेज ज्यादा होगी कैनोनिकल स्ट्रक्चर सबसे, और स्टेबिलिटी ज्यादा होगी हाइब्रिड की, मतलब उसका एनर्जी कम होगा। यही तो कह रहा है, तो ये करेक्ट है। और रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स हैव सेम पोजीशन ऑफ न्यूक्लियर। बिल्कुल, एटम्स अपना पोजीशन तो चेंज नहीं करते। अब एटम अपना पोजीशन चेंज नहीं किया तो उसका न्यूक्लियस कैसे पोजीशन चेंज करेगा? मतलब ये भी बिल्कुल सही है। तो हमारा जो राइट ऑप्शन है वो मिल गया सेकेंड, यही इनकरेक्ट है। ओके स्टूडेंट्स, चलिए आगे बढ़ेंगे। देखते हैं अगला क्वेश्चन अब आपके पास कौन सा आ रहा है 62 के बाद। ओके, नाउ वी हैव क्वेश्चन नंबर 67। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 67 में क्या है। Which of the following structure is are aromatic? इनमें से एरोमेटिक कौन सा है? आपको कंडीशन पता है एरोमेटिक का क्या कंडीशन होता है? साइक्लिक होना चाहिए, रिंग को प्लेनर होना चाहिए, 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन। 4n+2 मतलब 2, 6, 10, 14, इनमें से कुछ भी होना चाहिए पाई इलेक्ट्रॉन, और पूरे 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन को इंटायर साइकिल में डीलोकलाइज्ड होना चाहिए। तो अगर चारों का चारों कंडीशन फुलफिल हो रहा है तो वो स्पीसीज होगा एरोमेटिक, अदरवाइज नहीं होगा एरोमेटिक। ओके, चलिए देखते हैं। इसमें तो देखो इसका sp3 आ रहा है, इसका भी sp3 आ रहा है, तो इसको तो हटा ही दो, ये तो नॉन प्लेनर हो गया, इसको छोड़ो। इसको देखो, इसका जैसे C डबल बॉन्ड O लगा है, तो इस तरह के एग्जाम्पल को सीखने का सबसे आसान तरीका, पाई को तोड़ो, यहां माइनस यहां प्लस, C डबल बॉन्ड O का पाई को तोड़ दिए, मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव पे माइनस, लेस इलेक्ट्रोनिगेटिव पे प्लस लो। अब काउंट करो, 2 और 2 4 पाई इलेक्ट्रॉन है स्टूडेंट्स, 2 और 2 4 पाई इलेक्ट्रॉन है, और डीलोकलाइजेशन मतलब रेजोनेंस तो पूरे रिंग में है ही, तो 4 पाई इलेक्ट्रॉन और डीलोकलाइजेशन, इसका मतलब ये 4 तो एंटी एरोमेटिक का कंडीशन है, होता है कि नहीं स्टूडेंट्स? अगले एग्जाम्पल को देखो, इस पाई को तोड़ो, O पे माइनस और C पे प्लस लो। अब देखो रिंग में 2 पाई इलेक्ट्रॉन है, एक पाई बॉन्ड का मतलब 2 पाई इलेक्ट्रॉन, तो 2 पाई इलेक्ट्रॉन है और पूरे रिंग में रेजोनेंस है, इसका मतलब ये स्पीसीज हो गया एरोमेटिक। अब इसको देखो, यहां से O पे माइनस C पे प्लस, अब रिंग में देखो कितने पाई इलेक्ट्रॉन है, काउंट करो, 2 4 6 पाई इलेक्ट्रॉन, और अगेन पूरे रिंग में रेजोनेंस, तो ये भी स्पीसीज क्या होगा स्टूडेंट्स? एरोमेटिक। इसका मतलब एरोमेटिक स्पीसीज इसमें से आया C और D। चलो C और D, अब तुम देख सकते हो ये थर्ड ऑप्शन में दिया हुआ है, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा थर्ड ऑप्शन। ओके स्टूडेंट्स, आसान सा क्वेश्चन था एरोमेटिसिटी का। चलो देखते हैं आगे अगला क्वेश्चन कौन सा दिया हुआ है। ओके, चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ओके, तो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया अब हम लोगों के पास, क्वेश्चन नंबर 68। ठीक है, देखते हैं 68। Which of the following compounds can form कार्ब एनायन रेडिली? कार्ब एनायन सबसे जल्दी से कौन बनाएगा? भाई जल्दी से तो वही बनाएगा ना जिसका कार्ब एनायन ज्यादा स्टेबल होगा, तभी वो सबसे आसानी से कार्ब एनायन बना सकता है। तो हमें बना के देखना पड़ेगा कि भाई किसका कार्ब एनायन ज्यादा स्टेबल होता है। ठीक है, चलो तो इसमें से H+ हटा दो, तो कार्ब एनायन क्या बना? CH3 CH2 माइनस। इसका जो है कार्ब एनायन अगर बनाओगे तो H अगर हटाओगे, मान लो जैसे यहां से हटाओ, तो CH3 CH H+ हटा दिया तो यहां माइनस और एक Cl। इसका कार्ब एनायन बनाओ तो CH3 से H+ हटेगा, मैं हटा के लिखता हूं इसको, रुको। देखो इसका कार्बन आयन बनाओगे, H+ हटा दो तो CH2 माइनस COH, और इसका कार्बन आयन बनाओ तो यहां से H हटेगा, ये मोर एसिडिक है, तो H+ हटेगा तो कैसा दिखेगा? देखो यहां पे आ गया माइनस।
अब तुम यहां क्लियरली ऑब्जर्व कर सकते हो कि ये जो बना 2 2 4 2 6 पाई इलेक्ट्रॉन और पूरे रिंग में रेजोनेंस है, डीलोकलाइजेशन है, तो ये स्पीसीज हो गया आपका एरोमेटिक हो गया। इससे पहले जो है ये निगेटिव चार्ज इस पे कार्बन आयन, इसमें एक्सेप्टर ग्रुप कौन है? CO, हेट्रोएटॉमिक मल्टीपल बॉन्ड, बेटर एक्सेप्टर है, ज्यादा रेजोनेंस से स्टेबलाइज हो जाएगा। और इन दोनों का जो कार्बन आयन बना है वो कुछ ऐसा स्टेबल नहीं हुआ। तो सबसे ज्यादा स्टेबल जो कार्बन आयन बना वो इन दोनों का बना, मतलब किसका? B का और D का। और B और D का क्योंकि कार्बन आयन सबसे ज्यादा स्टेबल बन रहा है, ज्यादा स्टेबल बन रहा है, इसीलिए उसके बनने की टेंडेंसी भी ज्यादा होगी। तो चलो देखते हैं कौन से ऑप्शन में B और D बोथ दिया हुआ है। ये देखो फोर्थ ऑप्शन, B एंड D बोथ। क्लियर है स्टूडेंट्स? आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। सो नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव नाउ क्वेश्चन नंबर 69। ओके, चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 69 इसमें क्या कह रहा है। Which of the following behaves both as nucleophile and as an electrophile substrate? इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल दोनों की तरह इनमें से कौन सा बिहेव करेगा? तो जरा ऑप्शन को देखो तो यही ऑप्शन सबसे सुटेबल लग रहा है, थर्ड। आंसर तो पहले टिक कर देते हैं कि थर्ड होगा। क्यों होगा इसको समझो स्टूडेंट्स। CH3C ट्रिपल बॉन्ड N, ठीक है, यहां N पे लोन पेयर है। कैसे समझे लोन पेयर है? तो नाइट्रोजन के लास्ट ऑर्बिट में 5 इलेक्ट्रॉन होता है, 5 में से 3 तो बॉन्ड बना लिया तो बच गया 2 का मतलब 1 लोन पेयर हो गया। क्योंकि इसके पास लोन पेयर है तो ये डोनेट कर सकता है, न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव कर सकता है। मान लो कोई इलेक्ट्रोफाइल है, मान लो H+ है, तो ये इस पे अटैक करके इसके साथ कोवेलेंट बॉन्ड बना सकता है। जैसे H+ ही रहे, इलेक्ट्रोफाइल की जगह H+ ले लो। तो अगर ये H+ पे अटैक किया तो अभी ये किसकी तरह बिहेव किया? न्यूक्लियोफाइल की तरह। और इसी को समझो फिर से, CH3C ट्रिपल बॉन्ड N। अगर हम इसका रिएक्शन ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से कराएं, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट क्या होता है स्टूडेंट्स? RMgx। RMgx क्या प्रोवाइड करेगा? R-। अब ये R- न्यूक्लियोफाइल है तो इस कार्बन पे अटैक किया और इस पाई को ओपन किया तो C पे लग जाएगा R। क्या बनेगा यहां से? CH3C R डबल बॉन्ड N पे माइनस और Mgx+ जो है वो लग जाएगा। अब फर्दर हाइड्रोलिसिस करेंगे तो कीटोन बनेगा, वो अलग बात हो गया। कहने का मतलब ये कि इस पे R- जो है, R- क्या है? न्यूक्लियोफाइल। अब जब न्यूक्लियोफाइल इस पे अटैक कर रहा है इसका मतलब ये अभी किसकी तरह बिहेव किया? सबस्ट्रेट, इलेक्ट्रोफाइल की तरह। तो इस रिएक्शन में तुम देख रहे हो कि न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव कर रहा है और इस रिएक्शन में देख रहे हो कि इलेक्ट्रोफाइल की तरह बिहेव कर रहा है। इसका मतलब ये सबस्ट्रेट इलेक्ट्रोफाइल एज वेल एज न्यूक्लियोफिलिक दोनों तरह के सबस्ट्रेट की तरह बिहेव कर सकता है। ठीक है, तो करेक्ट आंसर तो हम लोग टिक कर ही लिए हैं। इसका करेक्ट आंसर है थर्ड ऑप्शन। क्लियर हो रहा है स्टूडेंट? देखते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा दिया हुआ है इसके बाद। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन जो अब हम लोगों के पास है वो है क्वेश्चन नंबर 73। क्या कहता है 73 में? चलिए देखते हैं। 73 क्वेश्चन में है कि समझेंगे द इनकरेक्ट स्टेटमेंट फॉर इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट। इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट के लिए इसमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है? ठीक है, नहीं सॉरी, इनकरेक्ट पूछ रहा है। ठीक है, तो इनकरेक्ट स्टेटमेंट इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट के लिए कौन सा है? स्टूडेंट्स, इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट होता क्या है समझो। जैसे एक कंपाउंड लो तुम, CH2 डबल बॉन्ड CH2, CH2 डबल बॉन्ड CH2, तो पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी तुम्हें पता है कि ये इंटर न्यूक्लियर एक्सिस के ऊपर होगा या फिर इंटर न्यूक्लियर एक्सिस के नीचे होगा, यहीं पे पाई इलेक्ट्रॉन रहता है। अब समझो कि अगर एक पॉजिटिवली चार्ज कोई रिएजेंट है जैसे H+, ध्यान से सुनना, ये पॉजिटिवली चार्ज रिएजेंट H+ है, ये इसकी तरफ अप्रोच कर रहा है, इस सबस्ट्रेट की तरफ अप्रोच कर रहा है। अगर ये इस सबस्ट्रेट की तरफ अप्रोच करेगा तो समझो इसके पास पॉजिटिव चार्ज है, इलेक्ट्रॉन की कमी है, तो ये क्या चाहेगा? इलेक्ट्रॉन खींचना, पुल करना चाहेगा। किसको आसानी से पुल कर सकता है? सिग्मा को कि पाई को? वीक कौन सा होता है? पाई बॉन्ड। तो इसके पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड को अपनी तरफ खींच लेगा, पुल कर लेगा। तो सिचुएशन कुछ ऐसा दिखेगा
इसके बाद सिचुएशन जो दिखेगा वो कुछ ऐसा, CH2 सिंगल बॉन्ड CH2, पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इधर की तरफ थोड़ी ज्यादा हो जाएगी। देखो इधर की तरफ खींचा तो इधर की तरफ पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा, इधर कम, मतलब इधर थोड़ा आ गया डेल माइनस और इधर थोड़ा आ गया डेल प्लस। तो ये जो पाई इलेक्ट्रॉन का पोलराइजेशन हुआ, ये जो पाई इलेक्ट्रॉन का पोलराइजेशन हुआ किसके कारण? रिएजेंट अप्रोच के कारण। इसी को कहते हैं इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट। स्टूडेंट सोचो, अगर H+ की जगह पे, समझो बात को, अगर यहां H+ की जगह पे कोई निगेटिवली चार्ज रिएजेंट रहता, जैसे Cl- रहता, तो ये क्या करता? जैसे ही इसकी तरफ अप्रोच करता तो फिर इसके पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड को पुश करता, धकेल देता तो इधर डेल माइनस आता और इस साइड डेल प्लस आता कि नहीं आता? इसका मतलब जो पाई इलेक्ट्रॉन का पोलराइजेशन हुआ किसके कारण? रिएजेंट अप्रोच के कारण। उसी को कहते हैं इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट। ऑब्वियसली ये टेम्पोररी इफेक्ट है। क्यों टेम्पोररी इफेक्ट कहते हैं? क्योंकि जैसे ही मैं रिएजेंट को रिमूव किया, मान लो मैं H+ या Cl- जो भी दिया उसको रिमूव किया, तो ये पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड फिर से अपने ओरिजिनल पोजीशन को क्या करेगा? रिस्टोर कर लेगा। तो ये इफेक्ट क्या हो गया? टेम्पोररी। चलिए अब ऑप्शन पढ़ते हैं, आपको क्लियर अंडरस्टैंडिंग आएगा। इट इज अ टेम्पोररी इफेक्ट, सही बात। इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ पाई बॉन्ड, बिल्कुल पाई बॉन्ड ही तो पोलराइज हो रहा है। इट टेक्स प्लेस इन प्रेजेंस ऑफ रीएजेंट, इलेक्ट्रोफाइल या न्यूक्लियोफाइल रीएजेंट होगा, बिल्कुल सही बात। यूजुअली इट कैन अकर इन फ्री रेडिकल मैकेनिज्म, नहीं, आयंस इसकी तरफ अप्रोच करता है, फ्री रेडिकल कोई मैकेनिज्म ये नहीं फॉलो करता है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो करेक्ट आंसर इसका कौन सा हो गया? फोर्थ ऑप्शन 73 का। ओके चलिए 73 तो हो गया। अब हम लोग आगे देखते हैं कि कौन सा क्वेश्चन मिल रहा है हम लोगों को। ओके तो देखिए ये क्वेश्चन मिल गया हम लोगों को, क्वेश्चन नंबर 74। ठीक है भाई, 74 में क्या कहता है देखते हैं। हाँ, सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन इन डिक्रीजिंग फॉर डिक्रीजिंग एसिडिक स्ट्रेंथ, मतलब अपने को एसिडिक स्ट्रेंथ में अरेंज करना है। बहुत सिंपल सा बात स्टूडेंट्स, आपको पता होगा डोनर ग्रुप एसिडिक स्ट्रेंथ को घटाता है और एक्सेप्टर ग्रुप एसिडिक स्ट्रेंथ को बढ़ाता है। ठीक है, अब समझो, ये देखो CH2COH, 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 CH2CH, ये सब में कॉमन है। ग्रुप क्या क्या लगा है? NMe3+। ग्रुप क्या लगा है? यहां NO2, यहां क्या लगा है? F, यहां क्या लगा है? CN लगा है। अब ये सभी ग्रुप जो लगा है ये -I शो करता है, और -I का इनमें अगर ऑर्डर देखो तो सबसे ज्यादा Nr3+, मतलब जो NCH3 3+ है, सबसे ज्यादा Nr3+ का होता है। उसके बाद NO2 का होता है, उसके बाद CN का होगा, और उसके बाद F का होगा। तो स्टूडेंट्स जिसमें ज्यादा बेटर एक्सेप्टर ग्रुप लगा रहेगा उसका एसिडिक स्ट्रेंथ ज्यादा हो जाएगा। तो सबसे ज्यादा जो एसिडिक स्ट्रेंथ, सबसे बेटर एक्सेप्टर किसमें लगा है? A में, तो A का एसिडिक स्ट्रेंथ सबसे ज्यादा हो गया। उसके बाद NO2 किसमें लगा हुआ है? देखो B में, तो इसके बाद B का हो गया। फिर CN लगा है C में और F लगा है D में। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा A, B, C, और ये F नहीं, ये D है। ठीक है ना, तो करेक्ट आंसर जो हो जाएगा वो क्या होगा स्टूडेंट्स? A, B, C और D। और ये कौन से ऑप्शन में दिया है? देखो A, B, C, D, फर्स्ट आंसर इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन अब कौन सा है हम लोगों के पास। ओके तो नेक्स्ट क्वेश्चन इसके बाद 75। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 75 में हम लोगों से क्या पूछ रहा है। सिंपल सा एक क्वेश्चन दिया, इन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग एल्कीन हाइपर कंजुगेशन डज नॉट टेक प्लेस। इसमें से किस में हाइपर कंजुगेशन नहीं हो रहा है? ठीक है भाई, हाइपर कंजुगेशन कहां कहां होता है? एल्कीन, एल्काइन, कार्बोकेटायन और फ्री रेडिकल। ठीक है, कंडीशन क्या है कि उसके अल्फा पोजीशन पे हाइड्रोजन होना चाहिए, sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन पे वो हाइड्रोजन होना चाहिए। चलो देखते हैं। तो यहां पे देखो डबल, सिंगल, यहां पे तो है ही हाइड्रोजन, यहां भी है, यहां भी है, यहां भी है, तो बहुत सारा हाइड्रोजन है। यहां पे तो 12 हाइपर कंजुगेबल हाइड्रोजन हो गया। ठीक है, इसमें देखो तो डबल, सिंगल, यहां पे 2 हाइड्रोजन है तो 2α H हो गया। डबल सिंगल 3, डबल सिंगल यहां भी 3, 6 हाइपर कंजुगेबल हाइड्रोजन हो गया।
लेकिन इसमें देखो तो डबल सिंगल इस कार्बन पे कोई हाइड्रोजन नहीं है, डबल सिंगल इस कार्बन पे भी कोई हाइड्रोजन नहीं है, तो इसमें हाइपर कंजुगेशन नहीं हो रहा है, यही पूछ रहा है। तो सिंपल सा क्वेश्चन था, हाइपर कंजुगेशन किसमें नहीं हो रहा है। सो करेक्ट आंसर इज फोर्थ ऑप्शन। ओके स्टूडेंट्स, चलिए बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है अब हम लोग के पास। सो नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव क्वेश्चन नंबर 78। बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन और इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। क्या है देखिए, रिलेशन बिटवीन दीज टू आइसोमर, दो आइसोमर दिया है और इन दोनों में हम लोगों से रिलेशन पूछ रहा है। स्टूडेंट्स इसमें क्लियरली तुमको प्लेन ऑफ सिमेट्री दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है बोलो। और प्लेन ऑफ सिमेट्री है तो ये दो कायरल सेंटर है, ये और ये कायरल सेंटर है और प्लेन ऑफ सिमेट्री है। तो अगर कायरल सेंटर है और फिर भी ऑप्टिकली इनएक्टिव है क्योंकि प्लेन ऑफ सिमेट्री आ गया, तो ऐसे कंपाउंड को मीजोमर कहते हैं। और ये तो ऑप्टिकली एक्टिव है, तो मीजोमर इनेंसियोमर का डाइस्टीरियोमर होता है। ठीक है, मीजोमर क्या होगा, इनेंसियोमर का डाइस्टीरियोमर। को बोले कैसे मान लें डाइस्टीरियोमर है, तो भाई सबसे आसान बात, ये मीजोमर है, ये ऑप्टिकली एक्टिव नहीं है, ये बात तो तुम्हें पता है। मीजोमर ऑप्टिकली इनएक्टिव होता है, इनेंसियोमर ऑप्टिकली एक्टिव होता है, ये बात पता है। इनेंसियोमर ऑलवेज ऑप्टिकली एक्टिव होता है, मीजोमर ऑलवेज ऑप्टिकली इनएक्टिव होता है। अब ध्यान से समझना, ये जो मीजोमर है ये इसका इनेंसियोमर तो नहीं हो सकता है। तुम लोग क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि ये ऑप्टिकली इनएक्टिव है। और इनेंसियोमर बोलोगे तो इनेंसियोमर तो हमेशा ऑप्टिकली एक्टिव होता है। तो ये जो मीजोमर है, ये इसका जो दूसरा वाला कंपाउंड है, इसका इनेंसियोमर तो नहीं हो सकता। तो अगर दो ऑप्टिकल आइसोमर इनेंसियोमर ना हो तो डाइस्टीरियोमर। ठीक है, तो आंसर क्या होगा, डाइस्टीरियोमर। और एक स्टेटमेंट तुम दिमाग में फिक्स कर लो, मीजोमर इज डाइस्टीरियोमर ऑफ इनेंसियोमर। मीजोमर इनेंसियोमर का डाइस्टीरियोमर होता है। ओके, सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर 3। ठीक है स्टूडेंट्स, चलिए आगे बढ़ते हैं। इस क्वेश्चन को मैं रफ कर दे रहा हूं, मिटा दे रहा हूं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है, चलो। ओके, 78 के बाद अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोगों के पास है क्वेश्चन नंबर 79। देखिए क्या कहते हैं, सिलेक्ट द मोस्ट एसिडिक हाइड्रोजन एटम इन द फॉलोइंग कंपाउंड। इसमें कुछ हाइड्रोजन्स को लेबल किया गया, XYZW ऐसा लिखा गया है। इसमें से सबसे ज्यादा एसिडिक हाइड्रोजन कौन सा है। तो आपको पता है कि एसिडिक स्ट्रेंथ जो होता है, एसिडिक स्ट्रेंथ वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है स्टेबिलिटी ऑफ कंजुगेट बेस के, स्टेबिलिटी ऑफ कंजुगेट बेस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। ठीक है, तो जिसका कंजुगेट बेस सबसे ज्यादा स्टेबल होगा वो हाइड्रोजन सबसे ज्यादा एसिडिक होगा। ठीक है, यहां से H+ हटाओ, माइनस आएगा, नहीं तो ये बेंजीन से तो रेजोनेंस करेगा ही नहीं। यहां भी बेंजीन पे ही निगेटिव आता है, तो बेंजीन रिंग पे अगर निगेटिव आएगा तो वो तो रिंग से रेजोनेंस नहीं करेगा। ठीक है, अब बचा Z और W। अगर W से H हटाते हो और यहां माइनस आता है तो ये इस CO के साथ भी रेजोनेंस कर रहा है और इस CO के साथ भी रेजोनेंस कर रहा है। और यहां पे Z को हटा के अगर वहां माइनस लाते हो, Z वाला हाइड्रोजन हटा के माइनस, तो वो फिनाइल के साथ डीलोकेलाइज है और CO के साथ। फिर से समझो, ये जो W पे जो माइनस चार्ज आया है वो किसके साथ डीलोकेलाइज है, दो ठो C+O के साथ डीलोकेलाइज है। और जो Z पे जो माइनस चार्ज आएगा H हटाने से, तो वो किसके साथ डीलोकेलाइज है, एक C+O और एक फिनाइल रिंग, इन दोनों के साथ डीलोकेलाइज्ड है। तो ज्यादा डीलोकेलाइजेशन किसमें होगा, जब दोनों C+O हो। क्यों, हेट्रोएटॉमिक मल्टीपल बॉन्ड बेटर एक्सेप्टर होता है। तो कंजुगेट बेस किसका ज्यादा स्टेबल होगा, ये निगेटिव का। ये मत कंफ्यूज करना कि फिनाइल अच्छा एक्सेप्टर है, नहीं, होमोएटॉमिक मल्टीपल बॉन्ड है। ये लग रहा है कि ज्यादा रेजोनेंस होगा, बट नहीं, ज्यादा रेजोनेंस ये W वाले में होगा, क्योंकि दोनों साइड एक्सेप्टर क्या है, हेट्रोएटॉमिक मल्टीपल बॉन्ड। तो सबसे ज्यादा एसिडिक कौन सा वाला हो गया, W, मतलब कि करेक्ट आंसर आपका फर्स्ट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, दिस वाज क्वेश्चन नंबर 79। ओके, अब देखते हैं अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है। ओके, तो देखिए क्वेश्चन नंबर 79 के बाद अब आ गया आपके पास क्वेश्चन नंबर 80। देखिए 80 में क्या कहता है,
कंपेयर CN बॉन्ड लेंथ मार्क्ड बाय एरो। 2 कार्बन नाइट्रोजन बॉन्ड लेंथ है, उसको एरो से मार्क किया गया है और आपसे उन दोनों CN बॉन्ड लेंथ को कंपेयर करने के लिए कह रहा है कि कौन सा CN बॉन्ड लेंथ ज्यादा है और कौन सा CN बॉन्ड लेंथ कम है। चलो देखते हैं। एक दिया है, ध्यान से समझना इसको, CH3CONH2, ठीक है, और दूसरा जो दिया है वो है NH2CONH2 और CN बॉन्ड लेंथ ये वाला और ये वाला, ये दोनों कंपेयर करना है। समझो पॉइंट क्या है, इसको ध्यान से समझो। देखो ये नाइट्रोजन का लोन पेयर इधर डीलोकेलाइज्ड होगा, रेजोनेंस में जाएगा। यहां भी इस नाइट्रोजन का लोन पेयर डीलोकेलाइज्ड है, इधर रेजोनेंस में गया CO के साथ। अब इसमें क्या हो रहा है, इस वाले में क्या हो रहा है कि इस CO को देखो, यहां नाइट्रोजन का लोन पेयर ये क्या हो गया, डोनर, और एक्सेप्टर कौन सा हो गया स्टूडेंट, C डबल बॉन्ड O। अब इस एक्सेप्टर C डबल बॉन्ड O को ये N भी डोनेट कर रहा है। तो भाई ये N भी डोनेट कर रहा है, तो इस राइट साइड वाले N से लेने की टेंडेंसी कम, मतलब ये राइट साइड वाला नाइट्रोजन कम डोनेट किया, लेस डोनेट किया, तो डोनेट कम करेगा, रेजोनेंस कम करेगा, तो डबल बॉन्ड का कैरेक्टर यहां कम आएगा कि नहीं, यहां पे लेस डबल बॉन्ड कैरेक्टर आएगा। और ये तो फुल्ली इधर ही रेजोनेंस किया है, इसको और CO को तो कोई देने वाला है नहीं, तो इसमें कहेंगे कि ज्यादा रेजोनेंस होगा तो यहां पे मोर डबल बॉन्ड कैरेक्टर आएगा। डबल बॉन्ड है ये, मोर डबल बॉन्ड कैरेक्टर आएगा। तो डबल बॉन्ड कैरेक्टर कम तो बॉन्ड लेंथ ज्यादा, और डबल बॉन्ड कैरेक्टर ज्यादा तो बॉन्ड लेंथ कम। इसका मतलब जो NH2CONH2 में लेस डबल बॉन्ड कैरेक्टर है तो इसका बॉन्ड लेंथ ज्यादा हो जाएगा। NH2CONH2 में बॉन्ड लेंथ ज्यादा होगा, मतलब ये B था तो B ग्रेटर देन A, और ये कौन से ऑप्शन में, सेकंड ऑप्शन। अच्छा क्वेश्चन था, कंसेप्चुअल, छोटा ही क्वेश्चन है बट कंसेप्चुअल क्वेश्चन था। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ओके स्टूडेंट्स, चलिए 80 तक हो गया, नेक्स्ट देखो 81। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है और रेजोनेंस का ही ये क्वेश्चन है। चलो हम लोग इसको बना के देखते हैं। कार्बोनेट आयन दिया है, देखो स्टूडेंट, C डबल बॉन्ड O माइनस O माइनस, C डबल बॉन्ड O माइनस O माइनस, रेजोनेंस होगा इसमें। देखो इधर से निगेटिव सिग्मा पाई, इधर से भी निगेटिव सिग्मा पाई। अगर कैनोनिकल स्ट्रक्चर इसका ड्रॉ करोगे तो कुछ ऐसा सीन दिखेगा, डबल बॉन्ड O माइनस, एक और इधर से अगर करोगे तो O डबल बॉन्ड C O माइनस और O माइनस। अब जरा एनालाइज करो, C डबल बॉन्ड O 2 ठो O माइनस, C डबल बॉन्ड O 2 ठो O माइनस, C डबल बॉन्ड O 2 ठो O माइनस। जो इसमें है वही इसमें, वही इसमें, पोजीशन अलग अलग है। तो ऐसा कैनोनिकल स्ट्रक्चर आपस में क्या कहलाएगा, इक्विवेलेंट कैनोनिकल स्ट्रक्चर। मतलब जितना इसका स्टेबिलिटी होगा उतना सेकंड का स्टेबिलिटी होगा, उतना थर्ड का भी स्टेबिलिटी होगा। स्टेबिलिटी सेम है मतलब हाइब्रिड में कंट्रीब्यूशन भी बराबर होगा, और अगर हाइब्रिड में कंट्रीब्यूशन बराबर हुआ दैट मींस यहां जितना डबल बॉन्ड का कैरेक्टर आएगा उतना ही डबल बॉन्ड का कैरेक्टर यहां आएगा, और उतना ही डबल बॉन्ड का कैरेक्टर यहां भी आएगा। तो अगर उसको X, Y और Z से कंपेयर किया तो ये X, Y, Z बॉन्ड लेंथ क्या हो जाएगा स्टूडेंट, सेम होगा। इसलिए करेक्ट आंसर आपका यहां पे हो जाएगा फोर्थ ऑप्शन। ठीक है स्टूडेंट्स, चलो आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा दिया हुआ है। ओके, दिस वाज 81। नाउ वी हैव क्वेश्चन नंबर 82। चलो 82 को सॉल्व करते हैं। सिलेक्ट द करेक्ट ऑर्डर फॉर डिक्रीजिंग बेसिक स्ट्रेंथ। बेसिक स्ट्रेंथ में अरेंज करना है। चलो देखते हैं। ये तो ऑर्थो इफेक्ट इन एनिलीन, ऑर्थो इफेक्ट इसमें लग रहा है एनिलीन का, इन एनिलीन। तो एनिलीन के ऑर्थो पे कोई भी ग्रुप लगाओ, डोनर एक्सेप्टर, तो वो लेस बेसिक होगा। तो सबसे लेस बेसिक तो डी हो गया, सबसे लेस बेसिक जो हो जाएगा वो डी हो गया। अब बाकी ऑप्शंस को देखो, बाकी ऑप्शंस को देखो तो डी लोकेलाइज्ड तो देखो इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है, ये तो तीनों में। फिनाइल रिंग के साथ तीनों में नाइट्रोजन का लोन पेयर डी लोकेलाइज्ड है। तो डिफरेंस क्या है, एन के साथ यहां दो दो मिथाइल ग्रुप लगा है तो प्लस आई से डोनेट करेगा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ाएगा। एक मिथाइल है
तो थोड़ा सा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ाएगा, फर्स्ट में कोई नहीं बढ़ाएगा। तो स्टूडेंट इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जितना ज्यादा होगा नाइट्रोजन पे, लुईस बेस की तरह बिहेव करने की टेंडेंसी उतनी ज्यादा होगी, बेसिक नेचर उतना ज्यादा होगा। तो सबसे ज्यादा अगर बात करो तो सी में आ रहा है ये, उसके बाद आ रहा है बी में, उसके बाद आ रहा है ए में, और डी तो ऑर्थो इफेक्ट इन एनिलीन वो सबसे लेस बेसिक होगा। तो चलो देखो सी बी ए और डी किस में दिया है, सी बी ए और डी, मतलब करेक्ट आंसर हो जाएगा तुम्हारा थर्ड ऑप्शन। ठीक है स्टूडेंट्स, चलो आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 82 के बाद। 82 के बाद नेक्स्ट क्वेश्चन 83 है। ओके, द करेक्ट पीकेए ऑर्डर, तो तुमको ये बात तो पता ही है कि पीकेए का जो ऑर्डर होगा वो एसिडिक स्ट्रेंथ का रिवर्स होगा, मतलब इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एसिडिक स्ट्रेंथ, सिंपल वे में कह दो तो हम लोग एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर देखते जाते हैं, पीकेए का ऑर्डर खुद से मिल जाएगा। जो एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर होगा उसका जो रिवर्स ऑर्डर होगा वही पीकेए का हो गया। चलो देखते हैं। तो देखो स्टूडेंट्स, ग्रुप्स कौन कौन सा लगा है, तुमको पता है कि डोनर ग्रुप एसिडिक स्ट्रेंथ को घटाता है, एक्सेप्टर ग्रुप एसिडिक स्ट्रेंथ को बढ़ाता है। तो यहां NO2 लगा है, -m से खींच रहा है, CN लगा है, -m से खींच रहा है। अच्छा, अभी ये फ्लोरीन क्लोरीन हेलोजन है, हेलोजन को जब दूसरे ग्रुप से कंपेयर करते हैं तो इसका -I डोमिनेटिंग होता है। हेलोजन को जब दूसरे ग्रुप से कंपेयर करते हैं तो उसका -I डोमिनेटिंग होता है। तो अभी इन दोनों को एक साथ लेके चलो, -I। अब ध्यान से सुनो, ये दोनों -m से खींच रहा है और ये दोनों -I से खींच रहा है, तो जिसमें ज्यादा खींचा उसका एसिडिक स्ट्रेंथ ज्यादा होगा। तो एसिडिक स्ट्रेंथ अगर देखोगे तो इन दोनों केस में ज्यादा होगा। इन दोनों केस में पहले में NO2 लगा है और दूसरे में CN लगा है। यहां पे NO2 का -m ज्यादा होता है, तो ये ज्यादा खींचा तो A का एसिडिक स्ट्रेंथ ज्यादा होगा, उसके बाद B का होगा। तो एसिडिक स्ट्रेंथ बोलोगे तो A के बाद हो गया B। अब समझो बात को, अब ये दोनों में बच गया, किसमें किसमें, फ्लोरीन और क्लोरीन में। अब जब ध्यान से सुनना, कंपैरिजन विद इन डिफरेंट हैलोजन हो, तो विद इन डिफरेंट हैलोजन, तो अब इसको दूसरे के साथ कंपेयर कर चुके हैं, अब इन दोनों में कंपेयर करना है, तो अब इसका +m डोमिनेटिंग होगा, विद इन हैलोजन +m। अब +m किसका ज्यादा होता है भाई, +m F का ज्यादा होता है एज कंपेयर टू Cl। क्यों, ग्रुप में साइज से देखेंगे, स्मॉल साइज है फ्लोरीन का, इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन ज्यादा, डोनेटिंग टेंडेंसी ज्यादा, तो F का +m ज्यादा है, मतलब ये ज्यादा डोनेट कर दिया। तो भाई ज्यादा डोनेट कर दिया F, तो एसिडिक स्ट्रेंथ तो घट जाएगा ना, तो एसिडिक स्ट्रेंथ ज्यादा किसका होगा, D का। तो इसके बाद कौन सा आएगा बोलो, D, और D के बाद कौन सा आएगा, C, ये एसिडिक स्ट्रेंथ का। तो उस हिसाब से अब पीकेए का ऑर्डर पलट दो, तो सबसे ज्यादा किसका हो जाएगा, C के बाद हो जाएगा D के बाद B के बाद A। चलो CDB है, दोनों ऑप्शन में CDB है, सेकेंड ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है स्टूडेंट्स, अच्छा क्वेश्चन था एसिडिक स्ट्रेंथ का। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन अब देखो कौन सा, 83 के बाद। ओके, 83 के बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोगों के पास 85 है। देखिए क्या कहता है, अरेंज द फॉलोइंग कार्बोकेटाइन इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी। स्टेबिलिटी के ऑर्डर में इन कार्बोकेटाइंस को अरेंज करना है। चलो देखते चलते हैं। ये टर्सरी कार्बोकेटाइन है, 9 हाइपर कंजुगेबल हाइड्रोजन। इसको देखो 2 और 2 4 पाई इलेक्ट्रॉन और रेजोनेंस हो रहा है पूरे रिंग में, तो ये एंटी एरोमेटिक स्पीसीज हो गया। ये देखो डबल सिंगल, यहां पे प्लस है, ये एलाइलिक कार्बोकेटाइन है, एलाइलिक कार्बोकेटाइन। ये बेंजाइलिक कार्बोकेटाइन है और ये 2 डिग्री कार्बोकेटाइन है। स्टूडेंट्स अगर कार्बोकेटाइन का जनरल स्टेबिलिटी ऑर्डर देखो तो सबसे ज्यादा 3 डिग्री 9 अल्फा H वाला, उसके बाद बेंजाइलिक, बेंजाइलिक के बाद एलाइलिक, एलाइलिक के बाद 2 डिग्री। इनफैक्ट इन तीनों का स्टेबिलिटी ऑलमोस्ट इक्वल होता है, बट फिर भी अगर बोले थोड़ा ज्यादा किसका, तो बेंजाइलिक देन एलाइलिक देन 2 डिग्री। इसके बाद फिर 1 डिग्री होता है, 1 डिग्री के बाद CH3+ होता है, फिर वाइनाइलिक होता है। एक जनरल ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी का बात करें तो अब देखो सबसे ज्यादा स्टेबल कौन सा हो जाएगा, तब ये इसका नाम क्या दिया हुआ है देखो X, तो X सबसे ज्यादा हो गया। उसके बाद कौन सा आएगा, उसके बाद बेंजाइलिक, बेंजाइलिक कौन सा है W, बेंजाइलिक के बाद कौन सा आएगा एलाइलिक, एलाइलिक कौन सा है Z,
और इसके बाद कौन सा आएगा 2 डिग्री मतलब P। तो XWZP देखो किस में दिया हुआ है, और एक जो बच गया Y, ये तो एंटी एरोमेटिक है तो Y को सबसे लास्ट में डाल दो। ठीक है, तो Y को सबसे लास्ट में डाल दो, तो देखो XWZPY, तो मतलब करेक्ट आंसर कौन सा हो गया इसका, सेकेंड ऑप्शन। ठीक है स्टूडेंट्स, ओके। सो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। 85 के बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोगों के पास अब आ गया क्वेश्चन नंबर 88। ठीक है, चलो 88 को देखते हैं क्या है। क्वेश्चन नंबर 88 अगेन लेसाइन टेस्ट का क्वेश्चन है। लेसाइन टेस्ट में देखो क्या दिया हुआ है, Fe4 FeCN हॉल 6 हॉल 3। स्टूडेंट्स, जब हम लेसाइन टेस्ट में नाइट्रोजन का एस्टिमेशन करते हैं तो नाइट्रोजन का एस्टिमेशन करने में हम लोगों को प्रूसियन ब्लू मिलता है, ब्लू कलर। और वो प्रूसियन ब्लू क्या होता है, यही तो होता है Fe4 FeCN हॉल 6 का हॉल 3, Fe4 FeCN हॉल 6 का हॉल 3 और डॉट X2, इसी को क्या कहते हैं, इसको क्या कहते हैं स्टूडेंट, प्रूसियन ब्लू, प्रूसियन ब्लू। तो देखो वही दिया है, तो ये इसको किससे मिला दोगे, ब्लू कलर, ये ब्लू से, मतलब ए का कौन सा हो गया 4। चलो आगे बढ़ो। अब ये जो दिया हुआ है इसको देखो, FeCN हॉल 5 NOS 4-, ये जो दिया हुआ है ये क्या है, ये किसके एस्टिमेशन में बनता है स्टूडेंट, एक्चुअली ये वायलेट कलर का कंप्लेक्स होता है। आंसर तो ठीक है हम लोग मिला दिए 1, लेकिन इसको थोड़ा समझो होता क्या है। जैसे स्टूडेंट्स ये सल्फर के एस्टिमेशन के लिए किया जाता है, सल्फर के एस्टिमेशन में SFE सोडियम फ्यूजन एक्सट्रैक्ट जो होता है उसमें बनता है Na2S। अरे ऑर्गेनिक कंपाउंड में सल्फर है, सोडियम डालोगे तो क्या बनेगा Na2S। इसमें मिलाते हैं हम लोग रिएजेंट सोडियम नाइट्रोप्रोसाइड, क्या मिलाएंगे, सोडियम नाइट्रोप्रोसाइड Na2 FeCN हॉल 5 NO, इसको क्या कहते हैं स्टूडेंट्स, सोडियम नाइट्रोप्रोसाइड। ये आपस में रिएक्शन करेगा और बनाता है Na4 FeCN हॉल 5 NOS, और इसी का एक वायलेट कलर का कंप्लेक्स देता है। तो यही तो तुमसे मिलाने के लिए दिया है, इस पे 4- है। ठीक है, तो ये कौन सा हो जाएगा, वायलेट, मतलब बी का कौन सा हो गया 1, ए का 4 है, इधर लिख देते हैं, बी का हो गया 1। नेक्स्ट देखो FeCN और उस पे 2+। स्टूडेंट, जब कंपाउंड में नाइट्रोजन और सल्फर दोनों रहता है ऑर्गेनिक कंपाउंड में, तब इसका जो एस्टिमेशन करते हैं तो SFE जो सोडियम फ्यूजन एक्सट्रैक्ट बनता है उसमें बनता है NaSCN, सोडियम, ये आपका सोडियम का जो है साइनेट, थायोसाइनेट बन गया SCN। अब ये इसमें जो रिएजेंट ऐड करते हैं वो ऐड करते हैं FeCl3, तो FeCl3 के साथ जब ये NaSCN रिएक्शन करेगा तो ये ब्लड रेड कलर का FeSCN हॉल 2 FeSCN और उस पे 2+ जो है ये ब्लड रेड कलर का कंप्लेक्स मिलता है। ठीक है स्टूडेंट्स, मतलब जो C का हो जाएगा वो कौन सा होगा, सेकेंड, C का हो जाएगा सेकेंड। अब D PbS, सल्फर के लिए ये भी है, PbS बनता है और PbS ऑब्वियसली ब्लैक कलर का होता है, तो D का हो गया कौन सा, थर्ड। अब ऑप्शन को मिलाओ, A का 4 B का 1, किसमें दिया देखो, A का 4 B का 1, फिर C का 2 और D का 3, मतलब करेक्ट आंसर कौन सा आ जाएगा, सेकंड ऑप्शन। तो इसका सेकंड ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। ठीक है स्टूडेंट्स, ओके, चलिए नेक्स्ट अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो अब हम लोगों के पास है ये भी पिछले क्वेश्चन से एक तरह से रिलेटेड ही है। देखो बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा। क्या कहता है, इन असर्शन रीजन है, इन लेसाइन टेस्ट बोथ नाइट्रोजन एंड सल्फर आर प्रेजेंट। अभी जो बात कर रहे थे इससे पिछले क्वेश्चन में, तो अगर नाइट्रोजन और सल्फर दोनों प्रेजेंट है कंपाउंड में तो सोडियम थायोसाइनेट बनेगा। यस स्टूडेंट, आपको पता है कि अगर कंपाउंड में नाइट्रोजन और सल्फर दोनों प्रेजेंट है तो Na कार्बन तो रहेगा ही, ये बनाता है NaSCN इस तरह से।
तो SF में ये प्रेजेंट रहता है, सोडियम फ्यूजन एक्सट्रैक्ट जो बनेगा उसमें प्रेजेंट रहता है। इसी में तो मैं आपको बताया कि FeCl3 देंगे तो FeCl3 देने से ब्लड रेड कलर का कॉम्प्लेक्स मिलता है, उसी से डिटेक्ट करते हैं। तो कहता है कि ये बनता है, तो ये एसर्शन हो गया ट्रू, एसर्शन हो गया ट्रू ट्रू। रीजन में कहता है कि अगर इफ बोथ नाइट्रोजन एंड सल्फर आर प्रेजेंट इन ऑर्गेनिक कंपाउंड देन एक्सेस ऑफ सोडियम यूज्ड इन सोडियम फ्यूजन विल डिकम्पोज सोडियम थायोसाइनेट टू फॉर्म NaCN Na2S। अब समझो बात को, यहां पे जो ये NaSCN बना, तुम्हारा जो ऑर्गेनिक कंपाउंड था उसमें क्या था, नाइट्रोजन और सल्फर दोनों, ठीक है। तो तुमने उसमें क्या किया, सोडियम मिलाया, तो अब जो बना सोडियम फ्यूजन एक्सट्रैक्ट, उसमें क्या है NaSCN। अगर तुम इसमें सोडियम एक्सेस में लेते ना, अगर तुम इसमें जो है सोडियम एक्सेस में लेते तो ये सोडियम फ्यूजन NaSCN को डिकम्पोज कर देता है और डिकम्पोज करके बनाता है NaCN और Na2S। हां, तो इससे तो कंफर्म हो गया ना भाई, इससे तो कंफर्म हो गया कि NaSCN प्रेजेंट था। समझो बात को, मतलब इसका रीजन ये करेक्ट है। एसर्शन में क्या कहता है कि NaSCN बना, हां वो तो बना ही। अब रीजन क्यों करेक्ट है इसका, क्योंकि रीजन में देखो समझो, अगर तुम्हारा जो सोडियम दिए वो एक्सेस में था, अब एक्सेस में था तो इसको तोड़ा तो NaCN और Na2S मिला। अब जैसे ही ये मिला तो ये भी बात कंफर्म हो गया कि हां NaSCN बना था। समझ में आ रहा है बात, मतलब एसर्शन भी करेक्ट है, रीजन भी ट्रू है, और एसर्शन का जो करेक्ट एक्सप्लेनेशन है वो रीजन है। ठीक है, चलो तो देखो कौन सा होगा, बोथ एसर्शन एंड रीजन आर ट्रू एंड रीजन इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ एसर्शन, मतलब ऑप्शन नंबर 1। क्लियर है स्टूडेंट्स? ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर था 89। अब बढ़ो आगे, देखो कौन सा क्वेश्चन 89 के बाद, 89 के बाद है क्वेश्चन नंबर 91। ओके, 91 में क्या है, चलो देखते हैं। द गिवन फॉलोइंग स्पीसीज हाउ मेनी बिहेव एज एन इलेक्ट्रोफाइल। इलेक्ट्रोफाइल किसको कहेंगे, जिसके पास इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी होगी, जो इलेक्ट्रॉन पेयर गेन करने का टेंडेंसी रखेगा, वो होगा इलेक्ट्रोफाइल। ठीक है, चलो तो कहां कहां इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी है, CCl2, ये देखो कार्बीन, यस ये होगा इलेक्ट्रोफाइल। 6 इलेक्ट्रॉन है CCl2 और 2 इलेक्ट्रॉन बचा हुआ है, तो 2 2 4 2 6, 6 इलेक्ट्रॉन है, डेफिशिएंसी है इलेक्ट्रॉन की, तो ये होगा इलेक्ट्रोफाइल। अमोनिया नहीं, कोई डेफिशिएंसी नहीं है। CH3+, यस ये होगा इलेक्ट्रोफाइल। NH4+, नहीं कहां डेफिशिएंसी है, 8 इलेक्ट्रॉन तो है ही। ओके, CH3- नहीं होगा, OH- नहीं होगा, BF3 6 इलेक्ट्रॉन है, यस होगा। AlCl3 ये भी होगा। Br+ हेलोजिनेशन जो कराते हैं उसका इलेक्ट्रोफाइल है ये। तो कहता है कि कितना ऐसा स्पीसीज है जो इलेक्ट्रोफाइल की तरह बिहेव किया, तो 1 2 3 4 5, तो 5 देखो किसमें दिया है, ये थर्ड ऑप्शन, तो 91 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, थर्ड। ठीक है स्टूडेंट्स, ओके चलो तो आगे बढ़ो, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन इसके बाद कौन सा है हम लोगों के पास। 91 के बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है अब हम लोगों के पास क्वेश्चन नंबर 96। 96 देखते हैं क्या है क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज कायरल, इसमें से कायरल मॉलिक्यूल कौन सा है, तो अपने को स्ट्रक्चर ड्रॉ करना पड़ेगा तभी पता चलेगा। तो फर्स्ट है 1 डाइब्रोमो 1 क्लोरोप्रोपेन, तो 1 2 3 1 डाइब्रोमो, तो 1 पे 2 ठो ब्रोमो लगा दो, 1 डाइब्रोमो हो गया, और 1 पे क्लोरो, नहीं इसमें तो कहीं कोई कायरल सेंटर बन नहीं रहा है, यहां तो 2 ब्रोमीन आ गया, तो इसको कट करो, फर्स्ट नहीं होगा। सेकेंड देखो 1 डाइब्रोमो, 1 2 3 प्रोपेन पहले बना लो, 1 और 3 पे 2 ब्रोमो है, लगा दो, 1 और 3 पे 2 ब्रोमो हो गया, फिर 1 पे क्लोरो है प्रोपेन। अब देखो तो 1 2 3 एक H भी होगा, यस यहां कायरल सेंटर बन रहा है, एक Cl है, एक Br है, एक H है, एक ये ग्रुप है, तो कायरल सेंटर बन रहा है, तो एक कायरल सेंटर है तो ऑप्टिकली एक्टिव होगा, और ऑप्टिकली एक्टिव मतलब कायरल, तो आंसर मिल गया इसका सेकंड। थर्ड और फोर्थ को भी आसानी से चेक कर सकते हो इस तरह से। ठीक है स्टूडेंट्स, ओके तो आंसर इसका हो गया सेकंड। चलो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन इसके बाद। 96 के बाद ओके क्वेश्चन नंबर 98। चलिए देखते हैं 98 में क्या कह रहा है।
क्वेश्चन कहता है द टोटल नंबर ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स फॉर द गिवन कंपाउंड। स्टूडेंट्स इसमें नंबर ऑफ डबल बॉन्ड कितना है? नंबर ऑफ डबल बॉन्ड है 2। अब देखो कोई फॉर्मूला याद रखने का ना जरूरत ही नहीं है। मेडिकल में या तो एक डबल बॉन्ड वाला पूछेगा या 2 या 3 डबल बॉन्ड, उससे ज्यादा जनरली नहीं पूछेगा तुमसे, ठीक है? तो क्यों उतना 2 का पावर n-1 p- ये सब का जरूरत नहीं है। सिंपल सा चीज मैं बताता हूं तुमको। अगर कंपाउंड में एक डबल बॉन्ड है तो 2 ज्योमेट्रिकल आइसोमर होगा। अगर 2 डबल बॉन्ड है तब तुम उसमें देखो सिमेट्री है या नहीं है। अगर सिमेट्री नहीं है तब तो 2 स्क्वायर 4 होगा, और सिमेट्री है तो 1 माइनस कर दो, 3 ज्योमेट्रिकल होगा। 3 डबल बॉन्ड है, सिमेट्री नहीं है तो 2 का पावर 3 8 ज्योमेट्रिकल आइसोमर होगा, और सिमेट्री है तो 2 माइनस कर दो 6 ज्योमेट्रिकल होगा। बस इससे ज्यादा का जरूरत ही नहीं है। तो क्यों उतना फार्मूला याद करें? ऐसे फार्मूला भी देख सकते हैं, उससे भी कर सकते हैं, लेकिन जब आसानी से हो रहा है तो क्यों उस पे जाए? अभी तो बहुत आसानी से होगा। तो देखो 2 डबल बॉन्ड है और सिमेट्री है, सिमेट्री इसमें प्रेजेंट है। बोलेंगे कैसे समझे सिमेट्री है? यहां से काटो, 2 बराबर हिस्सों में बट रहा है, तो 2 डबल बॉन्ड है और सिमेट्री है, तो नंबर ऑफ GI इसका कितना होगा स्टूडेंट? 3 होगा कि नहीं होगा? ठीक है, तो 3 देखो कौन से ऑप्शन में दिया है? थर्ड ऑप्शन। करेक्ट आंसर हो गया इसका थर्ड, 98 का। ओके स्टूडेंट्स, चलो आगे बढ़ो। अगला क्वेश्चन देखते हैं अब कौन सा है। 98 के बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया क्वेश्चन नंबर 99, और 99 में देखते हैं क्या है। इन विच ऑफ द फॉलोइंग हैज ऑल द इफेक्ट्स, किसमें इंडक्टिव भी लग रहा है, मीजोमेरिक भी लग रहा है और हाइपर कंजुगेशन भी, तीनों इफेक्ट लग रहा है। देखो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ना वो होगा थर्ड। कैसे होगा मैं स्ट्रक्चर बना के बताता हूं। CH3 CH डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O CH2 Cl, यही है कंपाउंड। अब जैसे देखो तुम CH3 को ही देखो, तो CH3 प्लस I लगाया, डबल बॉन्ड के कंजुगेटेड पे है, एल्कीन के कंजुगेटेड पे, तो हाइपर कंजुगेशन भी लगाया। ऐसे यहीं पे क्लोरीन को देखो तो माइनस I लगाया। इंडक्टिव लग रहा है, हाइपर कंजुगेशन लग रहा है। अब देखो रेजोनेंस हो रहा है कि नहीं? यस, पाई सिग्मा पाई इस तरह से रेजोनेंस होगा। तो ये जो C डबल बॉन्ड O ग्रुप है ये मीजोमेरिक भी शो किया, ये भी C डबल बॉन्ड C भी, तो इसमें इंडक्टिव भी लग रहा है, मीजोमेरिक भी लग रहा है और हाइपर कंजुगेशन भी लग रहा है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो करेक्ट आंसर इज थर्ड ऑप्शन 99। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट देखिए कौन सा क्वेश्चन है। नेक्स्ट वी हैव क्वेश्चन नंबर 100। 100 नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहा है? Which one of the following will give light yellow precipitate of AgBr with AgNO3? AgNO3 से रिएक्शन करके कौन लाइट येलो प्रेसिपिटेट AgBr का देगा? तो भाई AgBr तो वो ना आसानी से प्रेसिपिटेट देगा जो Br माइनस इजीली प्रोवाइड कर दे। चलो देखते हैं कौन Br माइनस इजीली प्रोवाइड करेगा। ये अगर Br माइनस दिया तो यहां आया प्लस, और प्लस आया तो 4 पाई इलेक्ट्रॉन है, ये एंटी एरोमेटिक बन जाएगा। ये अगर Br माइनस दिया तो यहां आया प्लस, और 2 4 6 पाई इलेक्ट्रॉन पूरे रिंग में रेजोनेंस, एरोमेटिक बन जाएगा। ठीक है, ये दोनों में तो Br देगा ही नहीं। क्यों नहीं दे पाएगा? इसमें देखो ना रेजोनेंस के कारण डबल बॉन्ड कैरेक्टर है, और यहां भी रेजोनेंस के कारण डबल बॉन्ड कैरेक्टर है। या तुम कह सकते हो अल्फा अनसेचुरेशन, अल्फा पोजीशन पे डबल बॉन्ड है, यहां भी अल्फा पे डबल बॉन्ड है। तो अगर अल्फा अनसेचुरेशन है, या सिंपल लैंग्वेज में बात करें तो डबल बॉन्ड कैरेक्टर आ गया रेजोनेंस के कारण यहां भी और यहां भी, तो ये तो Br माइनस देगा ही नहीं, और Br माइनस नहीं देगा तो फिर AgBr का प्रेसिपिटेट कहां दिया? तो AgBr का प्रेसिपिटेट कौन दे पाएगा? सेकेंड ऑप्शन। ठीक है स्टूडेंट्स, चलिए देखते हैं। ये था क्वेश्चन नंबर 100। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ओके स्टूडेंट्स, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का ये है क्वेश्चन नंबर 63। चलो देखो क्वेश्चन नंबर 63 में क्या कह रहा है। कहता है अमॉन्ग द फॉलोइंग स्पीसीज, अब कुछ स्पीसीज दिया है B2 C2 N2 O2 F2 O2 माइनस। कहता है द नंबर ऑफ स्पीसीज शोइंग डायामैग्नेटिज्म, मतलब इसमें से डायमैग्नेटिक कौन सा है? स्टूडेंट्स एक तो कन्वेंशनल तरीका है
कि तुम उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखो, सिग्मा 1s सिग्मा स्टार 1s इस तरह से लिखो और तब उसको खोजो। लेकिन मैं एक सिंपल सा तरीका आपको बताता हूं। देखो, अगर इवन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो, ध्यान से समझना, इवन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो तो ये हमेशा होगा डायमैग्नेटिक एक्सेप्ट 10 इलेक्ट्रॉन एंड 16 इलेक्ट्रॉन। 10 इलेक्ट्रॉन और 16 इलेक्ट्रॉन वाला जो होगा वो पैरामैग्नेटिक हो जाएगा। और अगर ऑड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, अगर टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑड है तो इसमें सोचना ही नहीं है, ये हमेशा होगा पैरामैग्नेटिक। ठीक है स्टूडेंट्स, ये हमेशा क्या होगा? पैरामैग्नेटिक। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से तो देख ही सकते हैं, अनपेयर्ड एक भी आया तो पैरामैग्नेटिक, सभी पेयर्ड आया डायमैग्नेटिक। लेकिन इतना भी नहीं करें तो भी चलेगा। तो अगर इवन नंबर ऑफ टोटल इलेक्ट्रॉन है तो डायमैग्नेटिक एक्सेप्ट 10 और 16 इलेक्ट्रॉन वाला, और ऑड है तो ऑलवेज पैरामैग्नेटिक। चलो देखते हैं। तो B2 10 इलेक्ट्रॉन वाला पैरामैग्नेटिक हो गया। ठीक है, मैं पैरामैग्नेटिक को अभी सर्कल कर रहा हूं। ये C2 को देखो, C2 जो होगा ये 12 इलेक्ट्रॉन है, तो 10 वाला तो नहीं है, इसको छोड़ो। N2 14, छोड़ो इसको। O2 16, 8 दूनी 16, 16 इलेक्ट्रॉन है, तो ये भी किस में आ जाएगा? पैरामैग्नेटिक। F2 18, तो ये नॉर्मल इवन है, डायमैग्नेटिक। और 8 इंटू 2 16 और ये 17 17, तो ये भी क्या होगा? पैरामैग्नेटिक। तो इसमें B2 O2 और O2 माइनस ये तीनों हो गया पैरामैग्नेटिक। तुमसे क्या पूछा? डायामैग्नेटिक। तो डायमैग्नेटिक कौन सा होगा स्टूडेंट? C2 N2 और F2, क्योंकि ये जो तीनों था ये पैरामैग्नेटिक था, तो C2 N2 और F2 क्या हो जाएगा? डायमैग्नेटिक। तो देखो 3 किस में दिया है? सेकंड ऑप्शन। तो करेक्ट आंसर है इसका क्या हो गया? सेकंड। ओके स्टूडेंट्स, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। इसमें देखो और कौन सा है। नेक्स्ट क्वेश्चन इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 84। ओके चलिए 84 क्वेश्चन नंबर को हम लोग देखते हैं क्या कहते हैं। 84 में आपसे कह रहा है अरेंज द बॉन्ड्स इन ऑर्डर ऑफ डिक्रीजिंग आयनिक कैरेक्टर। डिक्रीजिंग आयनिक कैरेक्टर में कह रहा है। बड़ा आसान सा क्वेश्चन है, सोचना है कैसे। देखो LiF कंपाउंड क्या क्या दिया, देखो पहले LiF N2 ClF3 SO2 क्या क्या दिया स्टूडेंट्स? LiF N2 ClF3 और SO2। समझो आयनिक कैरेक्टर देखना है। जैसे ही हमने देखा लिथियम और ये फ्लोरीन, ये तो आयनिक बॉन्ड बनाता ही है Li और F, ये तो कोवेलेंट कंपाउंड्स है ये तीनों, और कोवेलेंट कंपाउंड्स है तो ऑब्वियस सा बात है कोवेलेंट कंपाउंड जो है तो आयनिक कैरेक्टर आयनिक वाले से तो कम ही होगा, सिंपल सा बात। अगर तुम इलेक्ट्रोनिगेटिविटी डिफरेंस से भी देखना चाहते हो तो Li और F के बीच में इन सब में सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिविटी डिफरेंस है, उससे भी देख सकते हो। ये तो आयनिक कंपाउंड है ही, ठीक है। आयनिक का भी कोवेलेंट कैरेक्टर होता है, फजांस रूल जो पढ़ते हो वो अलग बात है। तो इसमें Li, एक बात स्टूडेंट ध्यान रखेंगे, ग्रुप 1 और ग्रुप 2, इसमें बेरिलियम को छोड़ दो तो और जो भी एलिमेंट दिखे वो आयनिक बॉन्ड बनाएगा। तो LiF तो प्योर आयनिक ही हुआ, कोवेलेंट कैरेक्टर होगा वो अलग बात हुआ, लेकिन इन सबसे कंपैरिजन में देखें तो मोस्ट आयनिक ये हो जाएगा। अब N2 N ट्रिपल बॉन्ड N हुआ, इसमें तो बिल्कुल भी पोलैरिटी है ही नहीं, डेल प्लस डेल माइनस कुछ भी नहीं आ रहा है। तो डेल प्लस डेल माइनस नहीं आ रहा है, बॉन्ड पोलर बिल्कुल भी नहीं है, तो सबसे लेस तो इसको टिक करोगे N2 को। तो देखो सबसे ज्यादा LiF और सबसे कम N2, सबसे ज्यादा देखो LiF और सबसे कम N2। अब बात उठता है, आंसर तो मिल गया थर्ड। अब ClF3 और SO2 स्टूडेंट, ClF3 कैसा शेप होगा? T शेप होगा इसका, ठीक है ना। तो ClF3 को अगर बनाओगे तो एग्जैक्ट 90 तो नहीं रहता है, थोड़ा मुड़ा हुआ रहता है इस टाइप का, थोड़ा और रहेगा इस तरह से टिल्टेड। तो ये ClF3 का कुछ ना कुछ तो डाइपोल मोमेंट बनेगा इसका T शेप होने के कारण, और SO2 में इस तरह का कुछ सिचुएशन है। अब स्टूडेंट ये 3-3 फ्लोरीन है इसके साथ, ClF3 में 3-3 फ्लोरीन है, तो नेट जो होगा डाइपोल मोमेंट थोड़ा ज्यादा हो जाएगा।
तो थोड़ा ज्यादा आयनिक नेचर का कौन सा हो जाएगा, ClF3 एज कंपेयर टू SO2। तो अगर हम ऑप्शन देखें तो LiF, ClF3, SO2 और N2 ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, ओके नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसके बाद। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोगों के पास है क्वेश्चन नंबर 90। 90 में क्या है देखिए, द मैक्सिमम डाइपोल मोमेंट अमॉन्ग द फॉलोइंग मॉलिक्यूल। इसमें से सबसे ज्यादा डाइपोल मोमेंट कौन से मॉलिक्यूल का है स्टूडेंट? सबसे पहले CH4 को तो हटा दो। CH4 रेगुलर मॉलिक्यूल है। रेगुलर मॉलिक्यूल किसको कहेंगे? जिसका सभी सराउंडिंग एटम सेम हो और कोई लोन पेयर भी ना हो। सेंट्रल एटम C पे कोई लोन पेयर भी नहीं है, तो ये रेगुलर मॉलिक्यूल हुआ। ठीक है, तो CH4 रेगुलर टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री इसका है, इसका डाइपोल मोमेंट तो स्टूडेंट 0 हो जाएगा। तो इसका तो सबसे कम हो गया। तुमसे पूछा क्या सबसे ज्यादा डाइपोल मोमेंट किसका होगा? तो HBr, हाइड्रोजन का इलेक्ट्रोनिगेटिविटी 2.1, ब्रोमीन का 2.8, तो कितने का डिफरेंस बना? 0.7 का डिफरेंस बना। NH3, N का अप्रॉक्स 3 और हाइड्रोजन का 2.1, तो 0.9 का डिफरेंस बना। और CHCl3, तो CCl में देखो तो क्लोरीन का ऑलमोस्ट 3 और कार्बन का 2.5, तो 0.5 का डिफरेंस बना। यहां इलेक्ट्रोनिगेटिविटी डिफरेंस सबसे ज्यादा किसमें? NH3। अब NH3 को थोड़ा देखो, NH H पिरामिडल होता है और ये लोन पेयर। तो वेक्टर देखना जरा, इसमें वेक्टर देखो, N और H में N ज्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव है, एक वेक्टर ये बना बॉन्ड मोमेंट। N और H में N ज्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव है, एक वेक्टर ये बना। N और H में N ज्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव है, एक वेक्टर ये बना। और एक लोन पेयर का LP मोमेंट वेक्टर ये बना। तो नेट डाइपोल मोमेंट ऊपर की तरफ ये म्यू नेट होगा कि नहीं होगा? उसी तरह CHCl3 को देखो स्टूडेंट, CHCl3 को देखो जरा, इस तरह का होता है CCl Cl Cl और H। अब इसको भी समझो जरा सा, देखो C और Cl क्लोरीन ज्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव, एक वेक्टर ये बना, एक वेक्टर ये बना, एक वेक्टर ये बना। और C और H में C थोड़ा ज्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव, तो एक वेक्टर ये भी बना। तो इसका भी जो नेट डाइपोल मोमेंट होगा म्यू नेट, वो इस डायरेक्शन में होगा। मतलब मेन कंपैरिजन इसी दोनों में, क्योंकि इसमें तो HBr में एक ही वेक्टर है और वो भी इलेक्ट्रोनिगेटिविटी डिफरेंस कम ही आ रहा है 0.7 का। अब इन दोनों में तुम अगर कंपेयर करो तो N और H में इलेक्ट्रोनिगेटिविटी डिफरेंस सबसे ज्यादा आ रहा है। कितना आ रहा है? 0.9। इसलिए इसका जो ये वेक्टर बॉन्ड मोमेंट वेक्टर सब बना है, इसका मैग्नीट्यूड ज्यादा होगा, और मैग्नीट्यूड ज्यादा होगा तो इसका रिजल्टेंट भी स्टूडेंट्स ज्यादा होगा। इस कारण से सबसे ज्यादा डाइपोल मोमेंट जो होगा वो किसका हो गया? अमोनिया का। तो करेक्ट आंसर हो गया इसका सेकंड ऑप्शन। ओके स्टूडेंट्स, चलिए नेक्स्ट देखते हैं इसके बाद। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 97, और 97 में क्या कहता है देखिए, दो स्टेटमेंट दिया है। ठीक है, अब इसमें कौन सा सही कौन सा गलत है देखिए। इन ClF3 क्लोरीन हैज ऑक्सीडेशन नंबर -1। स्टूडेंट ClF3 कैसे होगा? Cl और इससे कितना फ्लोरीन जुड़ा हुआ है? F 3 फ्लोरीन जुड़ा हुआ है। स्टूडेंट Cl और F में तुमको पता है F ज्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव होता है, तो F का -1 होगा, F का इसमें -1 होगा। ठीक है, क्लोरीन का -1 नहीं होगा, क्लोरीन का तो पॉजिटिव में होगा। ठीक है स्टूडेंट्स, क्लोरीन का कितना हो जाएगा? इसका तुम सिंपल सा जोड़ लो, x मान लो, सबसे आसान तरीका x, और -3 इक्वल टू हो गया 0, तो x का वैल्यू कितना हो गया? +3। तो क्लोरीन का तो भाई 3 आ रहा है, तो इसमें तो दे दिया आपका कि ऑक्सीडेशन नंबर जो होगा क्लोरीन का वो -1, तो ये गलत स्टेटमेंट हो गया। अब इसको देखो स्टेटमेंट 2, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ऑफ क्लोरीन इज ग्रेटर देन फ्लोरीन। बिल्कुल सही, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी Cl फिर F फिर Br और फिर I, ये होता है ग्रुप 17 में ऑर्डर। F और Cl में Cl की इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ज्यादा होती है, सॉरी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ज्यादा होती है। F और Cl में इलेक्ट्रोनिगेटिविटी तो F का ही ज्यादा होता है, लेकिन आपसे इलेक्ट्रॉन एफिनिटी पूछा है तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी Cl का ज्यादा होता है। ऑक्सीजन सल्फर में भी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी सल्फर का ज्यादा हो जाता है। तो कहने का मतलब ये जो स्टेटमेंट हुआ, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ऑफ क्लोरीन इज ग्रेटर देन फ्लोरीन, ये करेक्ट स्टेटमेंट हुआ।
तो जो स्टेटमेंट 1 है वो है इनकरेक्ट, स्टेटमेंट 2 है वो है करेक्ट। चलो देखते हैं किसमें आ गया। स्टेटमेंट 1 इज इनकरेक्ट, स्टेटमेंट 2 इज करेक्ट। तो करेक्ट आंसर कौन सा हो गया स्टूडेंट्स? फोर्थ ऑप्शन। ओके स्टूडेंट्स, सो ये था आपका ऑर्गेनिक केमिस्ट्री और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का कुछ क्वेश्चंस जो कि आपके AITS में आया था। आई होप आप सबको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा क्वेश्चंस। थैंक यू स्टूडेंट्स।